तो सोचो, एक तरफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया को लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी का मैसेज दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस की कॉलोनीज जहां जहां है वहां पर अब भी गुलाम रखे जा रहे हैं। स्लेव क्या होता है? गुलाम। मेजॉरिटी उनको ना पैसे दिए जाते, उनको खरीदा जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता था। तो एक चीज सोचो कि जहां हम लोग आइडियल थॉट्स का बात कर रहे हैं, इक्वालिटी का बात कर रहे हैं, उसी सोसाइटी में स्लेव एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये थॉट्स आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी था, नहीं है? है ना? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ये ना एक मोरल क्वेश्चन बन गया कि स्लेवरी का क्या। फ्रांस की कॉलोनीज कहाँ थी? कैरिबियन आइलैंड में थी, जो अभी वेस्ट इंडीज आइलैंड्स है। तो वहां पे फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी कैरिबियन आइलैंड्स में। सबसे ज्यादा कॉलोनीज अगर आप देखो तो फ्रांस और ब्रिटेन का ही रहा है, ठीक है? तो मूविंग अहेड, वहां पे इनका कॉलोनीज हुआ करता था। और उस कॉलोनीज में क्या था? वहां पर क्या था? शुगर का प्लांट था, कॉफी का प्लांट था, इंडिगो, टबैको, ये सारा का प्लांटेशंस था। शुगर मिल हुआ करते थे, शुगर प्लांट नहीं होता था। आप ये मत सोचना कि अब, बट शुगर प्लांट इन द सेंस वहाँ शुगर केन की खेती होती थी, तो शुगर केन से फिर शुगर बनता था। तो ये एक प्रोसेस होता था। इसमें अब देखो, अब जो फ्रांस के लोग थे वो तो लेबर, वो भी लेबर बन सकते थे, वो भी प्लांट वर्कर बन सकते थे, बट उतने दूर कैरिबियन आइलैंड में उन लोग को फिजिबल नहीं लगता था, और वहां का क्लाइमेट भी इन लोग के लिए फेवरेबल नहीं होता था। तो ये लोग क्या करते थे? तो यूरोपियंस क्या किए, जो भी दूर दूर अपने आइलैंड्स था जहाँ ये प्लांटेशंस कर रहे थे, वहां पर 17th सेंचुरी में एक ये डेवलप किए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यों होता था? फ्रांस का जो मर्चेंट होता था वो निकलता था, अफ्रीका के कोस्ट पे जाता था, अफ्रीकन कंट्रीज के कोस्ट पे जाता था। जो वहाँ के अफ्रीका में उस टाइम क्या होता था? लोकल कबीलाज होता था। तो वहाँ का जो चीफ होता था, चीफ मतलब सस्ता वाला चीफ नहीं यार, वो जो उस कबीला का प्रधान होता था, वहाँ से वो लोग लेबर्स खरीदता था, स्लेव खरीदता था। उसको क्या करता था? जहाज में पैक कर देता था। वो जहाज इतना पैक्ड होता था, जैसे सामान को कैसे हम लोग ठूस के भर देते हैं, तो वैसे वो जहाज पैक्ड होता था एकदम। उस पैक्ड जहाज को अफ्रीका से लेके अटलांटिक पार करके, अटलांटिक ओशन पार करके कहाँ आया जाता था? कैरिबियन आइलैंड्स में। कैरिबियन आइलैंड्स में उसको कहाँ बेचा जाता था? ये सारे जो प्लांटेशन ओनर थे, जो प्लांटेशन ओनर था, उनको दिया जाता था। तो जो भी शुगर, कॉफी, ये सारा यूरोप्स में जाता था। एक्चुअली ये जितनी भी लैविश प्रोडक्ट थी, ये एक्चुअल में किसी स्लेव की जिंदगी से जा रही थी। तो ये एक मोरल क्वेश्चन उठ जाता था फ्रांस। तो 18th सेंचुरी फ्रांस में स्लेवरी के खिलाफ बहुत कम आवाज उठा। मतलब लोग अपने राइट्स के लिए लड़ रहे थे, इनके राइट्स के लिए कोई नहीं लड़ा था, इनके लिए बहुत कम आवाज उठा था। क्योंकि स्लेव ट्रेड से ना बिजनेसमैन को फायदा हो रहा था। बिजनेसमैन कौन था? थर्ड स्टेट में था ना, मर्चेंट्स। आवाज वही लोग उठा रहा था। वो लोग को अगर वो यहाँ आवाज उठाता तो डायरेक्टली उनके बिजनेस को अफेक्ट करता। क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले पार्ट में ही जब सोसाइटी ऑफ फ्रेंच हम लोग पढ़े थे, सोसाइटी ऑफ फ्रांस, वहाँ थर्ड स्टेट में एक कैटेगरी था जो कि मिडिल क्लास, इमर्जिंग क्लासेस था, मिडिल क्लास। वो कैसे बन रहा था? वो ट्रेड से पैसा, ट्रेड कहाँ से हो रहा था? ट्रेड यही था ना, वो कॉफी का ट्रेड करता था, वो शुगर का ट्रेड करता था। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो अब देखो, जब हम लोग जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फ्रेंच का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट्स ऑफ मैन, तो कॉलोनीज पे नहीं लगा। नेशनल असेंबली में बहुत डिबेट हुआ
लेकिन ये लॉ पास नहीं हो पाया। फिर एक हिस्टोरिक मोमेंट आता है फ्रांस में। रॉबिस्पेयर याद था, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर, जैकोबिन क्लब। तो जो न्यू कन्वेंशन था फ्रांस में 1794 में, उन लोगों ने क्या किया, पूर्णतः स्लेवरी को बैन कर दिया। स्लेवरी एबॉलिश करा गया कब? 1794 में। लेकिन ये ज्यादा लंबा टाइम तक नहीं चला। 1802 में जैसे नेपोलियन आता है तो वो फिर से इसको अलाउड कर देता है। कंप्लीटली बैन कब हुआ? 1848 में। कब बैन हुआ? 1848। रिमेंबर दैट डेट। फ्रांस रिवॉल्यूशन अगर देखो तो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, या सिर्फ आप अगर कहो पार्लियामेंट पॉलिटिक्स, ये सब नहीं था। ये ना एक आइडिया बन गया था। और 1789 में बैस्टाइल का जो फॉल होता है, उसके बाद ना लिबर्टी और इक्वालिटी को सिर्फ बुक्स में नहीं रखा गया, उसको स्प्रेड कराया गया। ओल्ड रिज्म था, ओल्ड रिज्म याद है? 3 स्टेट्स होता था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, अगर याद हो। ओल्ड रिज्म में क्या था, न्यूज़पेपर और जो पब्लिश होता था उस पर कंप्लीट सेंसरशिप था, ठीक है, उसको किंग अप्रूव करता था तभी वही। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद 1789 के बाद जब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन आया, उसके बाद स्पीच एक्सप्रेशन को नेचुरल राइट दिया गया। ये बहुत बड़ा चीज निकल के आया फ्रांस रिवॉल्यूशन से, जो अभी हम लोग कहते हैं ना, वी हैव राइट टू स्पीच, जहां मन होता है कुछ भी बोल देते हैं। तो इट्स केम फ्रॉम एक्चुअली फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो अब क्या था, फ्रांस से जो भी आइडियाज थे, इमेजेस था, थॉट्स था, सब एकदम बारिश हो गया। और यही बारिश में फिर रिवॉल्यूशन हुआ था। अब एक चीज था यार, हर आदमी तो फिलोसफर नहीं होगा, हर आदमी पढ़ना लिखना तो जानता नहीं था। तो लिबर्टी और जस्टिस जैसा आइडिया उन लोग को पता कैसे चलेगा? तो उन लोग के थ्रू पहुंचाया जाता था प्ले के थ्रू। प्ले क्या होता था? ड्रामा। अभी बहुत लोग आपसे सवाल करते हुए नजर आएंगे कि अरे मूवी से क्या ही होता है, मूवी क्या ही है। बट मूवी जो है ना, अपील करता है मासेस को। जब हम लोग एनिमल्स या कुछ ऐसा मूवी बनाते हैं ना, जैसे पृथ्वीराज चौहान, हिस्टोरिकल फिगर्स को रख के हम लोग मूवी बना रहे थे, पृथ्वीराज चौहान इज एन एपिक फेलियर। एनिमल ऐसा मूवीज जो होता है सोसाइटी में बहुत ही रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। बिकॉज देखो, जिसके पास सेंस है वो तो सेंस करेगा कि ओके इट्स अ मूवी, वी नीड टू कीप आवर लाइफ सेपरेट एंड दिस लाइफ सेपरेट। बट जिसके पास ये नहीं है, वो इमेजिन करेगा एज अ रणबीर कपूर, और वो कैरेक्टर अगर रियल लाइफ में कहीं भी आ जाए तो सोचो क्या हो सकता है। इट्स जस्ट अ थॉट, आपके ऊपर है। थ्रू पहुंचता था, पब्लिक प्रोसीजंस होता था, उसके थ्रू पहुंचता था। अब जो पॉलिटिक्स था ना, वो जस्ट किंग तक सीमित नहीं रहा था, अब लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, लोग अवेयर हो गए थे, बाजार में आ गया था पॉलिटिक्स, गली में पॉलिटिक्स आ गया था। तो ये सारा चीज चल ही रहा था। तो एक फेज आया 1789, बैस्टाइल गिरा। फ्रांस अपने आप को जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से रिपब्लिक बनाया, तो एक चीज जो मेजर इंपैक्ट आया 1799, जो एक मेजर इंपैक्ट आया 1799 में आया, जब डायरेक्टरी गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल गवर्नमेंट हो गया था। तब कौन आया? नेपोलियन बोनापार्ट। ये एक अलग तरह का डिक्टेटर था। ये जब पहली बार आया ना, तो ये जब पहली बार आया तो लोग को लगा कि यार ये फ्यूडल जो सिस्टम्स है, जो राजशाही तंत्र है, उससे ये लड़ा है। बट लोग का भ्रम तब टूटा जब 1804 में ये खुद को एम्परर बना दिया।
ये कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट एम्परर अपने आप को क्राउन बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था नेपोलियनिक कोड 1804। इसमें क्या कहा गया कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। ये डेसिमल सिस्टम को प्लेस किया, इक्वल वेइंग सिस्टम्स को प्लेस किया कि सब कुछ जो होगा, और लोग इसको लिबरेटर मान रहे थे, लेकिन ये नहीं था, ये भी एक तरह से डिक्टेटर। तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू होता है। राइट टू प्रॉपर्टी भी, जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट था, ये भी नेपोलियन इंट्रोड्यूस किया था। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लिख लेना। तो 1815 में नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो जब बैटल ऑफ वाटरलू हार जाता है, नेपोलियन का चैप्टर बंद होता है। बट नेपोलियन इसी ड्यूरेशन में, ये ज़्यादा दिन नहीं रहा, ये मिलिट्री डिक्टेटर था, ये ज़्यादा दिन नहीं रहा, 1799 से 1815 तक। 1804 में ये एम्परर बना था। बट इसी ड्यूरेशन में इतना ये इम्पैक्ट डाला है, लाइक पीपल यूज्ड टू लव हिम, इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिम। तो एक चीज जो फ्रांस रिवॉल्यूशन से समझ आया कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं अपने सोसाइटी, जो राइट्स हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसमें उस रिवॉल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। इंडिया में भी ये रिवॉल्यूशन का आग पहुंचा, जैसे हमारे यहाँ थे टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय। तो ये सारे जो वहाँ पर के आइडियाज थे उनको यहाँ पे फैलाए, एंड इवेंचुअली हम लोग भी पार्टिसिपेट किए उस चीज़ में, एंड इवेंचुअली 1950 में हम लोग का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिला। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आया कि आइडिया कैन बी पावरफुल देन सॉर्ड। एक आइडिया था रिवॉल्यूशन का, उससे देखो पूरा डायनेसिटी चेंज हो गया, वे ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो गया, न्यू आइडियाज आए। तो वन आइडिया कैन चेंज। और हिस्ट्री में आप एक चीज देखना, देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक एंड व्हाइट पेज। हिस्ट्री में कभी व्हाइट पेज नहीं होता है, या कभी सिर्फ ब्लैक पेज नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज ए स्कोप ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक पेज। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पेज को पढ़ना चाह रहे हो, ब्लैक व्हाइट। मेरे ख्याल से दोनों पेज को पढ़ना चाहिए, एंड देन टू फॉर्म द स्टेट यू आर इन, एंड उसके बाद आपको अपने से डिसाइड करना चाहिए कि व्हाट टू डू। ठीक है, विद्याधन पे। और ये जो अभी मेरी स्क्रीन के पीछे दिख रहा है, ये फ्रांस रिवॉल्यूशन का विद्याधन के तरफ से आप लोग को टीपीपी है। इसमें सारे शॉर्ट नोट्स हैं, समरी दिया हुआ है पूरे चैप्टर्स का। एग्जाम में जाने से पहले 25 मिनट लगता है इसको पूरा आपको पढ़ने में। इसमें मोर देन 50 MCQs है, 20 से ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सारे डेट्स हैं, सब कुछ है। इसको डाउनलोड करो, अपने दोस्त के साथ शेयर करो। इट्स फ्री फॉर यू गाइज। इसको डाउनलोड करो, यहाँ डाउनलोडेबल लिंक आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करो एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए देखते रहो विद्याधन। नेक्स्ट हम लोग नाजी जर्मनी पढ़ रहे होंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। हिटलर तो सब जानते होंगे, एंड मजा आएगा। और हम लोग साइंस का भी चैप्टर इंट्रोड्यूस करने का भी सोच रहे हैं। फर्स्ट हम लोग फिजिक्स से ही शुरू करेंगे, एंड मोशन शुड बी द फर्स्ट चैप्टर। तो अभी प्लान हो रहा है, अभी वीडियो शूट नहीं हुआ है। जैसे शूट होता है विल अपडेट।